एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु कोशिका, के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चेक करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फाइनल टच देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? शेल्डन एंड श्वान, स्वैमर्डन, रुडोल्फ वर्चू या लियोनहॉक। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सेल थ्योरी होती है, सेल थ्योरी का मतलब होता है जितने भी सेल्स हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? सेल्स से। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? सेल्स से। चाहे प्लांट है तो वो भी सेल्स से मिलके बना हुआ है, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसमें है फाइनल टच। फाइनल टच का मतलब है, इसमें एक पॉइंट और है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी सेल है, जो भी सेल नई बन रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सेल से बन रही है। तो मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल, जो भी नई सेल बन रही है वो कहीं ना कहीं जो पुरानी सेल है उसी से बन रही है नई सेल। ठीक है, पुरानी सेल डिवाइड होती है और उससे नई सेल बनती है या नई सेल का निर्माण होता है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था रुडोल्फ वर्चू ने। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, रुडोल्फ वर्चू ने। ठीक है, और जो सेल थ्योरी दी है ये दी है शेल्डन एंड श्वान ने। शेल्डन एंड श्वान ने, ये दोनों जर्मनी के हैं, एक बॉटनिस्ट हैं और एक जूलॉजिस्ट हैं। शेल्डन जो है बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था 1838 में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में कि जो भी प्लांट्स हैं वो सेल से बनी हैं। इन्होंने बताया था 1839 में कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर आते हैं 1855 में रुडोल्फ वर्चू। 1855 में रुडोल्फ वर्चू ये कहते हैं जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी नई सेल बन रही हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी कोशिका से ही बनती हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। इसके लिए फ्रेज उन्होंने यूज करा है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, फ्रेज क्या है? OMNIS, ओमनिस। अगला वर्ड है सेलुला, CELLULA, सेलुला। फिर है ई, ठीक है, आगे है सेलुला, CELLULA। इसका मतलब होता है जो कहीं ना कहीं जो नई सेल बनने वाली है वो हमेशा पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, या मैं कह सकता हूँ ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो शिल्डन एंड स्वान ने प्रपोज करी है सेल थ्योरी। इसका मॉडिफिकेशन जो दिया है, मतलब इसमें जो फाइनल टच दिया है वो किया है रुडोल्फ वर्चू ने 1855 में। ये जो स्वैमरमर्डन है, स्वयं मर्डम है, इन्होंने इंसेक्ट की एनाटॉमी के ऊपर स्टडी करी है। इंसेक्ट एनाटॉमी के ऊपर स्टडी करी है। ठीक है, इंसेक्ट की एनाटॉमी। लिवन हुक ने जो है डिस्कवर करे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इन्होंने ही बनाया था सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्रोकार्योट्स डिफर फ्रॉम यूकार्योट्स इन। प्रोकार्योट्स किस तरह यूकार्योट्स से भिन्न है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैविंग क्रोमोसोम, हैविंग 9+2 फाइब्रिलर स्ट्रक्चर इन द फ्लैजिला, या फिर देयर डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसमें किस प्रकार से भिन्न होते हैं प्रोकार्योट से? तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें क्या होता है? प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि यूकार्योट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है। बस इसी प्रकार प्रोकार्योट्स डिफरेंट होते हैं यूकार्योट से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकार्योन और न्यूक्लियोड एंड इट। जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट है प्रोकार्योट्स का, जिसको हम प्रोकार्योन बोलते हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो क्या होता है? हैज वन ट्रू क्रोमोसोम, उसमें एक क्रोमोसोम होता है। हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। या डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, या सम टाइम हैज ए
न्यूक्लियोलस। तो जो ये हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं या प्रोकार्योट की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है बेसिकली प्रोकार्योट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस है इसके लिए ये बात होती है कि इसमें रेगुलर माइटोसिस से ये डिवाइड नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। जो प्रोकार्योट्स होते हैं, प्रोकार्योट्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर प्रोकार्योन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिंगल होता है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ना ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो प्रोकार्योट्स में होता है वो बेसिकली क्या होता है, बाइनरी फिजन से होता है, बाइनरी फिजन से होता है प्रोकार्योट्स में, ये एक जनरल मेथड है बाइनरी फिजन, इसलिए ये माइटोसिस यहाँ पर इसका गलत ऑप्शन, इसमें लिखा है डज नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड नहीं होता है, जबकि किससे होता है, बाइनरी फिजन से, ये इसका मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है अ मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो यूकारियोटिक सेल है, वो प्रोकारियोटिक सेल है, वो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल दोनों की तरह एक्ट करती है, या वो ना वो प्रोकारियोटिक सेल है ना वो यूकारियोटिक सेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो ह्यूमन में जो आरबीसी होती है जब वो मैच्योर होती है तो वो प्रोकारियोटिक सेल की तरह बिहेव करती है, या वो प्रोकारियोटिक सेल के स्ट्रक्चर शो करती है, या उसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करती है। ठीक है, तो जो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी है ना तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस उसमें जो है नहीं होता है मैच्योर आरबीसी में, और इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं या ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे इसमें आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इनका ना पाया जाना कहीं ना कहीं किसका फीचर है, प्रोकार्योट्स का। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो मैच्योर आरबीसी है वो क्या है, प्रोकार्योट है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है वो दोनों से किस तरह सेपरेट होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से, टू लेयर मेम्ब्रेन से, थ्री लेयर मेम्ब्रेन से, या मल्टी लेयर मेम्ब्रेन से, मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है वो किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो वो टू लेयर मेम्ब्रेन से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों से सेपरेशन जो होता है दोनों का, उसके बीच में टू लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के अंदर जो भी पाया जाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर जो भी पाया जाएगा इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, NUCLEOPLASM, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये बाहर मैं बताया था एक सेल। ठीक है, सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैंने बड़ा बनाया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी भरा हुआ है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और बाहर जो भी है, ये जो बाहर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर, सेल के अंदर जो भी है, सेल के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म। अब हमसे ये पूछा था न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या पाया जाता है, या फिर वो किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है ये डबल मेम्ब्रेन की होती है, इससे ये दोनों मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये होती है टू लेयर। ठीक है, टू लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे जो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप इसको बोलते हैं, ENVELOPE। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये बाय लेयर लिपिड
लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है अंदर की मेम्ब्रेन, एक होती है बाहर की मेम्ब्रेन। अब ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसी से ही आपका बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बाहर वाले मेम्ब्रेन के साथ ही टच में इससे जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये थे आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना कमेंट में आपका जो भी आपको पूछना हो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।